दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हँसता मुस्कुराता सुमित, पीर भाई का चेहरा और वो खुद भी। सुमित भाई, सबसे पहले आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और आज शो शुरू करने से पहले आपको, हमारे सारे दर्शकों को इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी हो, उनको ईद की बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ईश्वर से ये कामना करते हैं बहुत अच्छी आपकी ईद रहे, खूब मनाएँ, एन्जॉय करें और बहुत अच्छा त्योहार जाए। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और यूरोप वाले वो छुरियाँ चाकू तेज़ करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया को प्रेस करेगी, ठीक है जी, कि मोदी साहब के जो है उनको कहा जाए कि वो रशिया के ऊपर अपनी पोज़ीशन बदलें। और मैं देख रहा था कि जो है वो और ये भी कह रहे हैं कि वो मोदी जी को ये कहेंगे कि हमें आप अपनी यूक्रेन के ऊपर पोज़ीशन एक्सप्लेन करें। जी। और जर्मनी जो है उन्होंने कहा जनाब कि हमारी मेरा ख़्याल है मैं देख रहा था जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ, उनके जी। साथ पहली मीटिंग है, बायलैटरल डायलॉग होगा। आप और साथ में मैं एक छोटा-सा यहाँ पे और भी ऐड कर दूँ कि मैं पढ़ रहा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है कि जी हम इंडिया को ये कहते हैं कि हम आप पे सैंक्शंस नहीं लगाएँगे, बट आप रशिया से ताल्लुकात ब्रेक करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले धन्यवाद। और आपने 4-5 सवाल एक साथ पूछ लिए, तो एक-एक करके जवाब दूँगा। सबसे जी, पहले देखिए, अगर आप यू दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमियों में देखें, तो 10 बड़ी इकोनॉमियों में, जिसमें यूएस, इंडिया, चाइना, जापान ये आता है, पीपीपी से देखें, जीडीपी से देखें, तो उसमें से किसी एक ने भी आज तक ये नहीं बोला वी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। सबने ये बोला है कि वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया। वो एंथनी ब्लिंकन साहब हो, उनको हमने बता दिया। वो युएंगी साहब घूमते फिरते निकल गए थे दिल्ली से, उनको बता दिया। जापान ने मुंह नहीं खोला। यूके ने बोला डिसअपॉइंटेड है, फिर खूब यहाँ के जपिया पा रहे थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो और करें दिवाली से पहले कर लो। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा यहाँ आई थी, महात्मा गांधी जी के समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, और उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स टू इंडिया। पीछे कोट अनकोट यूके के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा वी कैन नॉट डिक्टेट एनी टर्म्स टू इंडिया, इंडिया इज अ पावरफुल एंड अ रोबस्ट इकोनॉमी। और जर्मनी कोट अनकोट हैज आल्सो सेड द सेम। भाई हम इंडिया को टर्म्स या उनकी फॉरेन पॉलिसी के वी कैन नॉट डिक्टेट, वी कैन नॉट गिव देम सरमन्स हाउ टू टेक साइड्स। और हमारा क्लियर स्टैंड रहा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की। हमारी कवायद, हमारी कोशिश आज भी है पीस की। और ये, अगर इसके साथ हमने अपना स्टैंड अमेरिकन को, चाइनीज को, रशिया हैज अप्रिशिएटेड अवर स्टैंड, जर्मनी को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, हमने सबको क्लियर कर दिया। जापान को तो खैर कुछ बोला ही नहीं। जो 10 बड़ी इकोनॉमी है, 10 के 10 को स्टैंड क्लियर है सबके सामने, और सभी मानते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ, अब पब्लिक कंजप्शन के लिए यूरोपियन यूनियन को आना है, कुछ बयान वयान देना। तो अगर ऐसी बात है चीमा साहब, जो यूरोपियन यूनियन कह रहे जी वी विल प्रेशर, वी विल टिल्ट, हम जी वो चप्पू चला देंगे, तो उनकी प्रेसिडेंट पीछे यहाँ क्या कर रही थी? पीछे वो क्यों कह रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन कर लो? आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो पहली बात तो ये, दैट थिंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द टेबल। कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के, या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। दिस इज डन एंड डस्टेड। बाकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में जानते हैं चीमा साहब, सिमेंटिक्स होता, ऑप्टिक्स होता, थिएट्रिक्स होता, थोड़ा बहुत उन्हें भी बोलना पड़ेगा। उनकी भाई जनता वहां इंटरनल कंजप्शन है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे नियाजी साहब भी तो बहुत से स्टेटमेंट देते थे, अब वो सच थोड़ी ना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट देने में आप रोक नहीं सकते, बट ऑन ग्राउंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू वर्क। बट उन्हें भी पता है। अब यहां आप, मैं बताऊंगा यहाँ पेज कहां फंसा है। अब जर्मनी की बात करें, जर्मनी की आपने बात की। देखिए, फ्रांस का ऐसा कोई स्टेटमेंट है, तीन बड़े पावर है, यूके, फ्रांस, जर्मनी। यूरोपियन यूनियन में ये तीन बड़े पावर है। फ्रांस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। यूके तो खूब जपिया पिया आपके जॉनसन साहब गए, खुश होके गए। अब रहा जर्मनी का ओलॉफ। अब ओलॉफ का इलेक्शन आप देखिए, आप दो तीन इसमें टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा आपका। ओलॉफ साहब का इलेक्शन हुआ एंटी चाइना ब्रिगेड पे, कि भाई वी आर अगेंस्ट चाइना, और पहले दिन ही उसने आके बोला हमें चाइना से भाई ये अपना सप्लाई चेन वगैरह हटाना है। जर्मनी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की। कह रहे हम इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ताकि जो हमारे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जर्मनी तैयार है। आज 2 घंटे पहले ओलाफ साहब का स्टेटमेंट आया, भाई G7 में मोदी जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। पर मैं, मेरा तो ये मानना है कि
G7 इज यूजलेस विदाउट इंडिया, वो एक अलग मसला है, पर गेस्ट बस बुलाने की कवायद एक खत्म करनी चाहिए, वो शुड बी अ परमानेंट मेंबर, अदरवाइज व्हाट इज G7 विदाउट इंडिया, ये एक अलग मसला है। तो वो अपने, अब देखिए ओलाफ साहब यूक्रेन में हेवी आर्टिलरी और हेवी मशीनरी नहीं भेज रहे, पूरा यूरोपियन यूनियन और सारा यूरोप कह रहा भाई तुम हेवी मशीनरी क्यों नहीं भेज रहे हो, बोला मैं नहीं भेजता, हेवी वेपनरी नहीं भेजता, कह रहा मेरे को जर्मनी का इंटरेस्ट देखना। खुद वो ट्रेड, एफडीए, मैन पावर, इकोनॉमिक टाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्विटेशन की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आती, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। ओलाफ साहब रिश्ते बना रहे, पहले दिन आते आते उन्होंने चाइना को धमकी दे दी। मोदी जी को G7 में एज गेस्ट बुलाने की कोशिश करें, जबकि यूरोपियन यूनियन में की ये कोशिश थी मोदी जी को ना बुलाया जाए, उसने डिक्लेयर कर दिया मैं बुलाऊंगा, क्योंकि अब की बार की प्रेसिडेंसी चीमा साहब उनके पास है। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे आप पेज कहां फंसा, पेज फंसा है चाइना। अगर आप यूरोपियन यूनियन को स्टडी करें चीमा साहब, उनका जो चाइना के साथ करीब 350 बिलियन का, जो मैंने लास्ट नंबर देखा, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है जी। अब कोई बोलता क्यों नहीं था, अगर आपने देखे एंजेला मर्केल ने कभी भी चाइना के खिलाफ मुंह नहीं खोला, शी हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट चाइना, एंड दैट इज व्हाई शी लॉस्ट द जॉब। ओलाफ के साहब का सिलेक्ट या इलेक्टेड होने का कारण ही था अगेंस्ट चाइना बोलना, और खुल के सामने पहले दिन आते इन्होंने चाइना को धमकी तो दे दी थी। अब क्या हो रहा है, जो चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस बनेगा, तो जर्मनी को चाहिए यार, अगर मैं चाइना से हिसाब किताब हटाऊंगा तो जाऊंगा कहां, यूके वाली बात, जाऊंगा कहां, जाएगा इंडिया, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन की कवायद क्या है, यूरोपियन यूनियन का, अब ये समझने की बात है हमारे दर्शकों के लिए, ये जो 350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ना, शायद अब बढ़ भी गया हो या थोड़ा आगे पीछे हो गया हो। चीमा साहब पूरे यूरोप में जो छोटी कंपनियां, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, जो छोटे मोटे मुल्क हैं, इनकी वाट लगा दी चाइना की, इनने डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी। वो रो रहे हैं, कह रहे यार तुम हमारा खून बेच बेच के चीनियों को दे रहे हो, पर जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था चाइना के साथ, इसीलिए एंजेला मर्केल आज तक चाइना के खिलाफ उनका मुंह नहीं खोला, क्योंकि जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है ना साहब, ये महंगी महंगी गाड़ी है, चीनी खूब खरीदते थे, इसीलिए जर्मनी नेवर स्पोक अगेंस्ट चाइना। बट फ्रांस, जब यूके पार्ट था, यूके और ऑल द स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग नीदरलैंड आर ऑल आर ब्लीडिंग, बोला तुम यूरोपियन यूनियन के नाम पे हमारी इंडस्ट्री बंद करके यहाँ चाइनीज माल ला रहे हो, $350 बिलियन, विच इज सेकंड हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम उनको दे रहे हैं। अभी हम उनके नंबर 2 हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1 है, कभी नंबर 2 हो जाते, कभी नंबर 1 हो जाते, ये थोड़ा चेंज होता रहता। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा साहब कहती वी वांट इंडिया टू बी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर, इसीलिए हम एफडीए कर रहे हैं। तो यूके हमसे एफडीए कर रहा है, फ्रांस एफडीए करना चाहता है, जर्मनी एफडीए करना चाहता है, ईयू एफडीए करना चाहता है, क्यों? ताकि चाइना से रेजिलियंस हट जाए। बाकी पॉलिटिक्स के लिए, सिमेंटिक्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एक आध स्टेटमेंट ये देना पड़ता है। देखिए वहां बड़ा भैया बैठा है ना अमेरिका में, उसको भी तो वहां भी तो थोड़ा बोला, हाँ साहब बोल दिया हमने, बयान बड़ा जारी किया हमने, बिल्कुल बोल दिया हमने, बट ये बयान इस तरफ ट्रेड आप करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, बंदे भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चाहिए, गैस भी बुलाएंगे आपको, सब करेंगे, पर बयान अपनी जगह जारी है, विल पुट प्रेशर ऑन यू। साहब कथनी और करनी में फर्क होता है। इफ दैट इज योर कथनी देन इट हैज टू बी योर करनी। कथनी कुछ, करनी कुछ, इतना ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पॉलिटिक्स at a world stage at times is laughable. It is interesting, it is good to know, and it is good to see how how sane diplomacy can prevail through the troubled waters. That was what India has shown, and kudos to Dr. Jaishankar. मैं personally उनका fan हूँ, मैं Dr. Jaishankar का personally fan हूँ, the way he has handled so many things and so many turbulences. बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, वो टर्बुलेंस है, वो सारा कुछ है, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए, तो इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आर द कोर इंटरेस्ट, आप क्या समझते हैं इंडिया यूरोप के क्या इंटरेस्ट हैं? और जर्मनी फ्रांस के साथ पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हाँ जी, तो ये क्या किस तरह के इंटरेस्ट देख रहे हैं और किन चीजों पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है? क्योंकि डाइवर्जेंस तो इस वक्त सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर है, तो कन्वर्जेंस किनके ऊपर है? मैंने कहा जरा वो बातें भी आपसे डिस्कस करें। चीमा साहब देखिए, एक चीज तो बोलूंगा, नजर आप हर चीज पर रखते हैं, आपकी 360 डिग्री नजर रहती है, अब किसको उठाना किसको नहीं उठाना वो आप डिसाइड करते हैं। चलिए, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। देखिए आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए जब से चाइना के साथ रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन जब से कॉन्सेप्ट आया, हम और आप ही करीब 6 महीने 1 साल से इसकी बात कर रहे हैं।
जापानीज भी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे। और अगर हमने बोलिए, आज भी हमारा क्वेश्चन है, हम यूक्रेन और रशिया में सीज फायर चाहते हैं, हम चाहते हैं लड़ाई रुके, ये हमारी शुरू से स्ट्रेटजी थी। हम वहां बंदूक, बम, गोला बारूद नहीं भेजेंगे, दवाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, और आज भी भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा भाई आप ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब बात कर ले, इस मसले को सुलटाए, लोगों का मरना रोके। अब जो 10 बड़ी इकोनॉमी है जिसमें चाइना भी आता है, अब चाइना से जब सप्लाई चेन रेजिलियंस होगा तो नेचुरल ऑप्शन क्या बनेंगे, उसके हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है। चीमा साहब, जब यूएस सैंक्शन नहीं लगा रहा, जब यूएस ट्रेड बढ़ा रहा है, जब जनरल ऑस्टिन कहते हैं मेरे यहाँ दुकान खुली है, बताओ कौन कौन से हथियार चाहिए, क्या क्या चाहिए, लिस्ट लाओ, ले जाओ, माल उठाओ। लिटरली मैं आपको हिंदी में बोलूं, टेबल पे माल रखो और माल उठाओ। उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अगर अमेरिका ये कह रहा, आपको लग रहा है कि जर्मनी इस पचड़े में पड़ेगा, कह रहा यार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे पीछे पंगे काट रहे थे वहां, तुमने तो खूब बोला आज लो जी माल लो, तुम रशिया से अपने संबंध हटाओ, मैं तुम्हें सब माल देने को तैयार हूं। क्योंकि जो इंडिया भी बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और करीब उसका 50 से 60% अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे लास्ट ईयर तक का, वो रशिया को जाता है। ये जो बहुत बड़ा पैसा रशिया को जा रहा है, ये लोगों को हो रही है तकलीफ कि यार ये पैसा हमारे यहाँ है, हमें वो पैसा मिले। देखो जी, फ्रेंचों को तो बेचना है रफेल, जर्मनों को बेचनी है सबमरीन। काइसन ग्रुप नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबमरीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया में बहुत बड़ा सेटअप है उसका। जर्मनों को बेचनी है सबमरीन, फ्रेंच को बेचना है जहाज, ठीक है। यूके भी आया था पीछे जहाज बेच रहे। जिस दिन वो आए चीमा साहब, उसी दिन हमने अनाउंस कर दिया $20 बिलियन के हम 144 मल्टी मॉडल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेंगे, जो 5th जनरेशन है, जो मल्टी मॉडल एयर कॉम्बैट में काम आते हैं, मल्टीपल मॉडल कॉम्बैट में काम आते हैं। $20 बिलियन उस दिन हमने अलोकेट कर दी, एएनआई ने प्रेस रिलीज निकाल दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आएगा। उसी दिन बोरिस जॉनसन साहब आते हैं और उसी दिन एयरक्राफ्ट की बात छेड़ते हैं। ये आपको कोइंसिडेंस लगता है क्या? फिर अब उससे कुछ दिन पहले राफेल की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पे, सुपर हॉर्नेट की बात हो रही थी। अब जर्मनी कह रहा है यार मेरे पास भी सबमरीन वगैरह है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री तो जर्मनी की इतनी है नहीं, बट अगर आप देखेंगे ईएडीएस जो है, ईएडीएस सबसे बड़ा डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो जिनका एयरबस है, मैं उनकी फैसिलिटी जा चुका हूं टूलूज, मैं कुछ काम किया था उनके साथ, तो मैंने देखा, अगर आप देखेंगे चीमा साहब कहीं 100 एकड़ों पे उनकी फैसिलिटी। फ्रेंच इंटेलिजेंस हैज टू क्लियर यू बिफोर यू एंटर द फैसिलिटी। आई वाज क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस। तो और मैं कई बार जाता क्योंकि मेरे कस्टमर थे, तो मैं कई बार जा चुका था वहां। अब वहां फैसिलिटी देखे, यूरोकॉप्टर उनका, यूरोफाइटर उनका, एयरबस उनकी। अब ईएडीएस में जो 3 स्टेक होल्डर है, वो यूके भी है, वो फ्रांस भी, वो जर्मनी, ये तीनों इकोनॉमी ईएडीएस में पार्टनर्स है। अगर यूरोफाइटर या टाइफून हम लेते हैं तो वो ईएडीएस बनाता है, तो ईएडीएस का अगर एयरक्राफ्ट लिया तो तीनों को फायदा होगा। तो ये तीनों बड़ी शक्तियां यूरोप की, इन तीनों को फायदा होगा। तो राफेल लेते तो खाली फ्रांस का फायदा होगा, ईएडीएस से लेंगे तो तीनों को फायदा होगा। जॉनसन साहब अपना जहाज भेज रहे, जर्मन अपने सबमरीन भेज रहे, और हमें जर्मन मशीनरी चाहिए। हम जर्मन मशीनरी बहुत यूज करते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिलायबल। पैसे ज्यादा होते हैं पर रिलायबल, वी कैन अफोर्ड टू पे, पैसे की दिक्कत नहीं, हम उनको पैसे दे देंगे। आज हम जो चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस हो रहा है, ये जियो पॉलिटिक्स चीमा साहब उसके आसपास घूम रही है। और सच्चाई ये है, कल परसों आपने ये भी देखा होगा कि नेटो ने कहा कि भाई हम यूक्रेन को ऑन ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दिस वॉर माइट गो फॉर मंथ्स एंड इयर्स बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। अगर नेटो ग्राउंड पे आने के लिए तैयार है, अगर नेटो ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने के लिए तैयार है, जब कोई उतारेगा नहीं वो अलग बात है, क्योंकि आज जर्मनी तो आज ही हाथ खड़े कर लिए, यूके ने भी कर लिए, फ्रांस भी पीछे हट गया। अगर उतारता है तो आप उतारे, लड़े, आपको हमारी क्या जरूरत है भाई? आपके पास इतना असला, बारूद, फौज, टेक्नोलॉजी, तो आप लड़े, मिलके लड़े रशिया से। क्योंकि ना आपने लड़ना, ना आपने कुछ करना। बाकी आप चीमा साहब एक बार बताइए, आज हम कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, क्या यूक्रेन में बंदे का मरना रुकेगा? कल जो अटैक हुआ है, करीब 138 मिलिट्री जो बेसिस थे यूक्रेन के, रात रात में रशिया ने उड़ा दिए। तो वहां कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, क्या हो रहा उसका, ये सब चीजें चल रही है। और इतने में हमने एक और चीज की मैं आपको बता दूं, हमने इजराइल से जो अल्ट्रा मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जो किसी भी टैंक को पेनिट्रेट करती है, उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कर दी है। ये नेशनल मीडिया में ओपन फोरम में न्यूज थी। तो हम अपने अपने स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, असला बारूद खरीद रहे हैं। ये $20 बिलियन का भी हमने 10 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, एआई ने बोल दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा। सब आ रहे हैं साहब जहाज बेचने के लिए, कोई सबमरीन बेचने के लिए, कोई मिसाइल बेचने के लिए। कोई बात नहीं, सबसे सामान खरीदेंगे, सबकी दुकान चलाएंगे, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में देखिए थिएटर वेटर होना चाहिए। मीडिया, आप जैसे हम जैसे लोग बिजी कैसे रहे, अगर बयान ना आए तो हम तो घर बैठ जाएंगे साहब, क्यों?
नहीं, नहीं ऐसी बात भी नहीं है, हम लोग घर बैठेंगे नहीं, हम और चीज़ें बहुत सारी डिस्कवर करेंगे। आपने वो मिस कर दिया, जो इंडिया नॉर्डिक समिट हो रही है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सुना आ रहे हैं वो कोपेनहेगन में आ रहे हैं। तो सुमित भाई ज़रा उसको ज़रा बताएँ कि ये क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मीन्स दैट ही इज़ ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज़ मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं कोपेनहेगन जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? ये 4 ममालिक जो हैं इसके साथ किस तरह की जो है वो कोई रिलेशंस हैं? सुनने में आ रहा था कि इनमें से आई थिंक आइसलैंड तो आई थिंक नेटो शेटो को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ को रशिया ने को प्रेशर भी डाला है। खैर एनी हो, लेकिन इसके ये नॉर्डिक समिट को आप देखते हो, ये सेकंड टाइम ये समिट हो रही है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उससे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू पप्पू ही रहेगा। चलिए छोड़िए, पप्पुओं से सियासतदानों का क्या कंपैरिजन करें। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, नॉर्डिक समिट पे। देखिए, अगर आप वो उन 3 कंट्रियों में देखिए, उन 3 कंट्रियों में एनर्जी बहुत है। उन 3 कंट्रियों में रेयर अर्थ बहुत है, उन 3 कंट्रियों में यूरेनियम बहुत है। आर्टिक और सी पे जो ऑयल के रिजर्व्स है, उनका कंट्रोल किसके पास है? इन 3 कंट्रियों के पास है। डेनमार्क में तो इतना पैसा वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते, टैक्स कोई देता नहीं, गवर्नमेंट खातों में पैसा डाल देती है, लो भाई पैसे लो, इतना वहां तेल निकलता, आबादी कम है। ये जो स्कैंडिनेविया है, जिसे हम स्कैंडिनेविया कहते हैं, और यहाँ फिनलैंड में नोकिया है। नोकिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है टेलीकॉम की, ठीक है? यूरेनियम है, एनर्जी है, रेयर अर्थ है, टेक्नोलॉजी। यहाँ चाइना ने रेयर अर्थ की मंडी में खराब कर रखी है, ये अपनी वो ना कुंतरुबाजी करके। तो हम एक अल्टरनेट एनर्जी का, रेयर अर्थ का, यूरेनियम का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक वहाँ एक मार्केट है, अच्छा है, उसको भी टैप करेंगे। उनको भी मैन पावर की ज़रूरत होगी और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तो हमेशा तैयार है। उन्हें चाहिए मार्केट, उनके यहाँ लोग हैं नहीं। वो कहेंगे भाई आओ हमारे यहाँ चलाओ, हम उसको चलाएँगे। उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। तो मोदी जी का जो नज़र है वो हर एक पे, अगर आप देखें पीछे जो आप वेस्ट इंडीज़ जिन्हें कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ में चीमा साहब करीब 8-9 छोटी-छोटी कंट्रीज़ है। मैं बहामास वगैरह तो गया हूँ, बहामास भी गया हूँ मैं। एक और कंट्री थी, वो नाम नहीं याद आ रहा उसका, जिसकी मोंटेनेग्रो भी कैपिटल है, बाकी क्रिकेट खेलता थे, वहाँ भी गया हूँ मैं। तो इन जो छोटी-छोटी कंट्रियाँ हैं, इनको मिलके वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। एक समिट उनके साथ हमने पीछे किया था कोविड के पहले। उन्हें 2 या 4 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भी दी, काफ़ी उनकी सप्लाई यहाँ जा रहे हैं। चीमा साहब जब पैसिफिक में जजीरों को नहीं छोड़ा, ये तो बहुत बड़ा लैंड मास है, इसको कहाँ से छोड़ दें? मतलब देखिए, हर एक से दोस्ती बनानी है, प्यार बाँटना है, रिश्तेदारियाँ बनानी है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, बिज़नेस एक्सचेंज होगा, तरक्की होगी, ह्यूमैनिटी की तरक्की की बात है चीमा साहब, अच्छी बातें करनी चाहिए। चलें लेट्स से देखते हैं कि जो है वो कितना इस दौरे से क्या निकलता है नरेंद्र मोदी साहब के। लेकिन इनिशियली तो जो एक बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो तो यूरोप का प्रेशर है और मैं देख रहा था बल्कि जो क्या नाम है उनका जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी जो सेनेट की कमिटी ऑन फॉरेन रिलेशंस में उसमें भी एक टफ लाइन ले रहे थे जिसमें सेनेटर बॉब मेंडिस जो हैं उन्होंने बेसिकली टफ क्वेश्चंस किए सेक्रेटरी ब्लिंकन से। अब यूरोप जाना है तो वो कह रहे थे मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, वो कहता है जी वो रशिया से ऑयल लेते हैं, एस-400 लेते हैं, यूएन में वो रशिया के खिलाफ वोट भी नहीं डालते, तो और वो क्वाड में भी हैं। तो ये इस तरह के सवाल उधर अमेरिका कर रहा है, उधर यूरोप छुरियाँ चाकू तेज करके बैठा। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइम टू अंडरस्टैंड एंड सी दैट हाउ इंडिया ट्राइज़ टू बैलेंस इटसेल्फ ये जो एक रिलेशनशिप है। इस पे थोड़े और इसको जिसे कहते हैं ना वो देखेंगे। जी कुछ कहने लगे थे। मैं क्वेश्चन ऐसे करना चाह रहा था कि ये जो सेक्रेटरी ब्लिंकन पे इतना प्रेशर आता है, तो वो तो एक बड़ा मसला है। अभी मैं सेनेट उनकी देख रहा था, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में प्रेशर डाला है, उनके सेनेटर ने। तो ये मतलब थोड़ा-सा तो टफ टाइम होता है कि क्वाड के मज़े और एंटी रशिया भी नहीं और एंटी उधर अमेरिका से मज़े भी ले रहे हैं, उधर रशिया से भी यारियाँ डाली हुई हैं। तो
मुश्किल ही होती है अमेरिका के लिए। जी देखिए चीमा साहब, जो अमेरिकन है ना, अमेरिका की डिप्लोमेसी चलती है सूप ऑफ द डे पे। जब रेस्टोरेंट आप अमेरिका में हैं, यूरोप में जाएंगे, तो वो रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगा होता है चौक पे, वो लिखता है सूप ऑफ द डे। आज का सूप क्या है? सूप ऑफ द डे कोई परमानेंट चीज थोड़ी ना चीमा साहब। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ये सब चलता रहेगा। वो उनके इंटरनल मसले वो मैनेज करे, अपनी कमेटी शमिटियां जो भी वो देखते रहे। और आपने ये जो बताया था चाकू छुरी प्रेशर वेशर, देखिए चीमा साहब, आप और मैं बर्फ पे चले, हम तो गिर जाएंगे भाई। अब जो स्केटर होता है उसे बर्फ पे घूमना फिरना, समर सॉल्ट मारना आता, तभी वो चैंपियन होता है, तभी उसको स्केटर कहते हैं। पॉलिटिशियन वही होता है साहब, हम तो कॉमन लोग हैं। पॉलिटिशियंस नो हाउ टू मैनेवर स्लिपरी स्लोप्स एंड ट्रिकी ग्राउंड्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस भी का भी बड़ा मैटर करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देन देयर मस्ट बी अ नेशनल पावर, ठीक है? You must have something to sell as well, obviously. That enhances the capability of a politician कि वो somersault कर सके। Thank you very much, Sumit Pir bhai, for your time and for your valuable analysis. बहुत मेहरबानी। थैंक यू चीमा साहब।